गुड मॉर्निंग बच्चों, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। चलो हम कंटिन्यू करते हैं हमारी स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर की सीरीज, जो बीच में हमको होल्ड करना पड़ा ड्यू टू द S7 एग्जाम्स ऑफ द तेलंगाना स्टेट। एक्चुअली दिस टॉपिक इज कॉमन फॉर तेलंगाना स्टेट एज वेल एज ऑल द स्टेट बोर्ड एग्जाम्स फिजिकल साइंस में ग्रेड 10th के लिए। एट द सेम टाइम CBSE को ये 9th और 11th में भी ये टॉपिक है। ठीक है, सो बेसिकली आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, वी आर going to understand the interaction between matter and energy। आप में से कोई नए स्टूडेंट्स यानी कि आई मीन फर्स्ट टाइम दे आर वाचिंग, तो आई रिकमेंड देम टू गो थ्रू द प्रीवियस 3 वीडियोस ऑफ द सेम पार्ट। आई मीन ये जो सीरीज चल रही है इसके 3 वीडियोस को आप देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टू अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली इज मैटर, किसको मैटर कह सकते हैं। ओके क्योंकि देखिए मैं एक छोटा सा आपको इसका जिस्ट बताऊं कि यू मे से दैट सॉलिड, लिक्विड, गैसियस आर द 3 मैटर्स, बट नॉट, देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ मैटर, आउट ऑफ व्हिच फिफ्थ वन इज not so common, the superfluids, but the fourth form of matter जो कि 99% of physical world जो हमारी है उसके अंदर जो मैटर है beyond the earth, that is in the space, is 99%, वो fourth state of matter, that is plasma। ठीक है, so the bottom line is please go through the previous videos। तो आज हम क्या देखेंगे कि ये मैटर्स, सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस, और एनर्जी का आपस में इंटरेक्शन कैसे होता है, और जब इंटरेक्ट करते हैं तो क्या होता है, राइट। एनर्जीज, यू हैव एन आइडिया आई बिलीव ऑफ एनर्जी, जैसा कि हम बात करें इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, लाइट energy, isn't it? Mechanical energy, these are the energies. Remember, energy is different from the matter। अब देखिए मेरे पास जो highlight, I mean like pens है, this is like solid, right? The water that we drink is liquid, right? The air that we inhale is the gas। You may be knowing all this, but why am I trying to recall is to connect कि ये एनर्जी नहीं है। लाइट जो रोशनी होती है ये एनर्जी है। इलेक्ट्रिक करंट जो वायर्स में, आपके लाइफ वायर्स में जो फ्लो होता है वो एक एनर्जी है। तो एनर्जी और मैटर का आपस में इंटरेक्शन कैसे होता है, और जब वो इंटरेक्ट करते हैं तो क्या पॉसिबिलिटीज है, हम आज एटॉमिक लेवल पे, वेरी बेसिक फंडामेंटल लेवल पे जाके हम समझने वाले हैं। ठीक है, और देखिए कि मैं आपको पहले बता दूं कि आज हमारे इंपॉर्टेंट की टेक अवेज क्या हो गए कि व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न इज एक्साइटेशन। डू नॉट गेट स्केर्ड बाय लुकिंग एट दिस टेक्निकल टर्म्स, डरो मत, मैं आपको सारे चीजें आपको समझाने वाला हूं कि एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, डी एक्साइटेशन यानी कि ग्राउंड स्टेट पे वापस जब इलेक्ट्रॉन्स कैसे आते हैं, और इन एक्साइटेशन के लिए क्या सोर्सेस है, कैसे इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं। एक्साइट इन द सेंस ओके मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए लोअर एनर्जी लेवल टू अ हायर एनर्जी लेवल, जो अभी हम देखने वाले हैं। सो ये देखेंगे हम। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, नॉट कंप्लीटली इन दिस वीडियो, विल हैव अ ब्रीफ इंट्रो ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले, इट इज गोइंग टू बी एक्सक्लूसिवली फॉर दैट। और फिर हम फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या है, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं, राइट। सो लेट्स बिगिन विद, यहां देखिए कि ये बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम है। ओके, you may remember Neil Bohr, a scientist, a physicist who proposed the model of an atom, which is, though it is outdated, कि ये मॉडल आउटडेटेड है, बट स्टिल इट इज यूज्ड फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर द बिगिनर्स, टू विजुअलाइज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, के इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव होते हैं, इसको अच्छे से विजुअलाइज करने के लिए इसको स्टिल यूज किया जा रहा है। दिस इज नॉट रॉन्ग, बट ये आउटडेटेड है। द लेटेस्ट क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम, वो भी हम पढ़ने वाले हैं इस लेसन में। दैट्स गोइंग टू बी द लास्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। अभी राइट नाउ हम इससे ये इंटरैक्शन को समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपको जो रेड कलर का पोर्शन, आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, एज यू ऑल नो, दिस इज व्हाट इज इट, इट इज द न्यूक्लियस। ओके, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। ये एक एटम का स्ट्रक्चर है। सो दिस न्यूक्लियस कंप्राइजेस ऑफ व्हाट, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। एज यू ऑल नो कि न्यूट्रॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, न्यूट्रॉन्स का कोई चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल है। whereas protons are positively charged particles। what are protons? They are positively charged, they carry a charge, and at the same time आपको ये जो E दिख रहा है, E का जो सिंबल है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, and you can see the symbol minus, that is they are negatively charged particles। इनके ओके, प्रीवियस वीडियो में मैंने सब चीजें बता दी है, फिर एक बार मैं रिकैप कर रहा हूं क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा गैप था। तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्जेस को कैरी करते हैं, यानी दोनों चार्जेस को कैरी करते हैं, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, बट ये दोनों चार्जेस के बिहेवियर्स डिफरेंट होते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन जो चार्ज कैरी करता है, ओके, इलेक्ट्रॉन जो चार्ज को कैरी करता है अपने अंदर, उसका वो चार्ज का बिहेवियर और प्रोटॉन वाले चार्ज का बिहेवियर अपोजिट होता है, इसीलिए हम उसको पॉजिटिव नेगेटिव कहते हैं। ठीक है, नाउ कम बैक। सो देखिए, न्यूक्लियस इज कंप्लीटली मेड ऑफ, आई मीन the charge of the nucleus क्या होगा, can you tell me? It is positive। okay, nucleus consists of both neutrons and protons, but उसका charge क्या है, positive है, क्योंकि neutrons are neutral without any charge।
ठीक है। सो ये न्यूक्लियस में है, दे डोंट मूव। कमिंग टू द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एज वी नो, ये जो आपको ब्लू लाइंस जो दिख रहे हैं इसको एनर्जी लेवल्स आज हम कहने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने आउटडेटेड टर्मिनोलॉजी में हमने समझा उसको कि इसको ऑर्बिट या शेल भी कहा जाता है जब आप बोर्स मॉडल की बात कर रहे हो। आप क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, अगर आप लेटेस्ट मॉडल की बात कर रहे हैं तो दीज डेज दे आर बीन referred as energy levels, and each energy level is designated as, okay, by E with the subscript written below it as E1, E2, E3. Here E refers to energy level. ठीक है। तो इन एनर्जी लेवल्स यानी इन पाथ में, इन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स कीप मूविंग अराउंड। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रिवॉल्व होते रहते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व हो रहे हैं, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, डू द इलेक्ट्रॉन जंप ऑन टू द न्यूक्लियस और कैन अ प्रोटॉन कम आउट ऑफ इट, आउट द न्यूक्लियस? ये नहीं होता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने डिटेल बताया, फिर एक बार मैं आपको रिकैप कर रहा हूं। ये इसलिए नहीं होता है कि दोनों के जो चार्जेस है, दोनों की जो स्ट्रेंथ है प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन की इज इक्वल, दो इट्स अपोजिट, charges are opposite but equal strength hai. If you remember, the charge of a proton, okay, charge of a proton is how much? aapko yaad hai? It is 1.602 into 10 power minus 19 coulombs, okay, and charge of an electron is also the same, which is 1.602 into 10 power minus 19 coulombs. जब दोनों सेम है तो डिफरेंस क्या है कि दिस इज पॉजिटिवली चार्ज एंड दिस इज नेगेटिवली चार्ज, द बिहेवियर ऑफ द चार्जेस इज अपोजिट। ओके, विद दिस व्हाट आई मीन टू से, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इनकी स्ट्रेंथ और इनकी स्ट्रेंथ सेम है। तो ये पॉजिटिव चार्जेस दे ट्राई टू अट्रैक्ट, अपोजिट चार्जेस ऑब्वियसली अट्रैक्ट होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करते हैं, बट इलेक्ट्रॉन्स उससे रिपल करते हैं। आई मीन लाइक दे आर आल्सो अट्रैक्टेड बट स्टिल दे होल्ड देमसेल्व्स इन द सर्कुलर पाथ एंड दे कीप मूविंग, दे डोंट फॉल ऑन टू, दे डोंट गेट ऑन टू द प्रोटॉन। ठीक है, मैं इसको एक अच्छी सी एनालॉजी देता हूं आपको समझने के लिए। मानो अगर यहाँ पे एक सिक्स फ्रेंड्स टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं, गेम टग ऑफ वॉर, यू आर ऑल फेमिलियर राइट। सो आप अपनी रोप को खींच रहे हो, यहाँ पे सिक्स फ्रेंड्स हैं टीम ए में, टीम बी में सिक्स फ्रेंड्स हैं, एंड लेट्स इमेजिन कि सबकी स्ट्रेंथ और सबका वेट इक्वल है। ये सिक्स मेंबर्स के ईच इंडिविजुअल वेज 50 केजी लेट्स से, सो 56 30, सॉरी 300, सो यहाँ पे 300 केजी वेट है, वहां 300 केजी वेट है, एंड एवरीबडी इज सीरियस, सब बराबर स्ट्रेंथ लगा रहे हैं। सो यहाँ पे जितनी स्ट्रेंथ लग रही है यहां से भी इतनी स्ट्रेंथ लग रही है। सो डू यू थिंक कोई एक ग्रुप इन पे गिरेगा या ये ग्रुप वहां पे जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा, इक्वल स्ट्रेंथ है राइट। सो ये इनका काम ये करेंगे, वो अपना काम करेंगे, बट कोई हार या जीत नहीं हो रही है। इसी तरह के इलेक्ट्रॉन्स डोंट फॉल ऑन टू दिस और दिस डजंट कम्स टू द इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इक्वल एनर्जी, इक्वल स्ट्रेंथ है इन दोनों का। आई होप यू अंडरस्टूड इट राइट। सो मैं ये इसलिए आपको समझा रहा हूं कि ऑफन वी रीड इन द टेक्स्ट बुक्स, वी हियर फ्रॉम आवर टीचर्स, फिजिक्स टीचर, कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम अ लोअर एनर्जी लेवल, देखिए ये जो ब्लू लाइन से इनको एनर्जी लेवल्स कहा जाता है, E1, E2, E3 मैंने यहाँ पे डेजिग्नेट किया। सो व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम अ लोअर energy level to a higher energy level, it gains energy, and when it jumps from higher to lower, it loses energy की ये बात होती है। ठीक है, तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए कि हाउ डज इट ब्रेक फ्री? जब ये 300 और 300 का वजन एक साथ है तो यहाँ पे ये लोग बाहर कैसे निकले? हाउ डू दे कम आउट? ओके, होप यू अंडरस्टूड इट। मेरा सवाल आपसे ये है कि दोनों के इक्वल स्ट्रेंथ्स एंड एनर्जीज, दे आर होल्डिंग बोथ ऑफ देम, they are binded together here. How can an electron jump from a lower energy level to higher energy level? ठीक है, तो ये कैसे जंप होता है, कैसे जंप होता है? कोई आप में से बोलेंगे ये ऐसे जंप होता है जब इसको किसी एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी आती है। जो मैं सोर्स की बात कर रहा हूं, आई कम बैक टू दिस, ओके, आई आल्सो कवर अप दोस टेक्निकल टर्म्स। हम थोड़ा सा इसको लॉजिकल जाएंगे कि इसको एक एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी चाहिए राइट। तो अब ये एक्सटर्नल सोर्स क्या हो सकता है? क्योंकि देखो हम एटॉमिक लेवल पे हम मैटर की बात कर रहे हैं, ये मैटर है। अभी नाउ कम्स द एनर्जी इनटू प्ले। अब एनर्जी कि इनको एक्सटर्नल सोर्स से अगर कोई एनर्जी आती है, अगर वो पुल करती है इलेक्ट्रॉन को, एनर्जी ऐड करती है, तो देन एन इलेक्ट्रॉन में जंप फ्रॉम अ लोअर टू अ हायर ऑर्बिट। ओके, हमारी सेम एनालॉजी पे हम आते हैं कि यहाँ पे 300 वेट है, यहाँ पे 300 वेट है। अगर मानो यहाँ पे एक और स्टूडेंट ज्वाइन हो जाता है, यहाँ पे 7 स्टूडेंट्स एंड देयर आर 6 स्टूडेंट्स स्टिल देयर, तो यहाँ पे वेट बढ़ गया 350, सो मोर स्ट्रेंथ इज अप्लाइड, सो ओके दे आर गोइंग टू विन। तो वैसे कि अगर ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स सम एनर्जी फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स, आई टेल यू व्हाट इज एक्सटर्नल सोर्स, क्या होती है मैं आपको बताऊंगा। अगर कोई एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो देन एन इलेक्ट्रॉन
गेन्स एनर्जी, और वो अब ये जो दोनों की जो बाइंडिंग फोर्स थी अब वो ब्रेक हो जाती है, इलेक्ट्रॉन्स ब्रेक फ्री हो जाते हैं, एंड दे देन जंप फ्रॉम अ लोअर एनर्जी लेवल टू अ हायर एनर्जी लेवल. लेट्स से this electron which was here, it has absorbed some energy from an external source and it has jumped to a next energy level, maybe to the E2 or maybe to the E3 वाले एनर्जी लेवल. ठीक है, सो ये इसको कहते हैं एक्साइटेशन. ओके, क्या बोलेंगे इसको, मैं सीक्वेंस में आने की कोशिश कर रहा हूं, इसको क्या बोलेंगे हम, एक्साइटेशन. डोंट वरी, आई विल टेल यू कि वेयर द एनर्जी कम्स फ्रॉम. एक्साइटेशन दैट इज कि ये जो पहले बेसिकली अपने जो स्टेट में था, अपने जो लेवल पे था, उसको कहा जाता है ग्राउंड लेवल. ओके, या ग्राउंड स्टेट. फ्रॉम इट या जो ट्रांजिशन हुआ कि वो यहां आ गया या फिर यहां आ गया, कैसे आ सकता है यहां या मैं बताऊंगा आपको, उसको कहा जाएगा एक्साइटेड स्टेट और एक्साइटेड लेवल. एंड दिस एंटायर फिनोमिना इज रेफर्ड एज एक्साइटेशन. इसको हम एक्साइटेशन कहते हैं, इस ट्रांजिशन को. दिस एन एक्साइटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद इन एन एटम. एटम के अंदर की बात करें हम, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का मूव होना, देयर इज अ पॉसिबिलिटी. ओके, हम अगले वीडियोस में उसको पढ़ने वाले हैं, स्पेशली जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स कैन आल्सो मूव आउट ऑफ एन एटम, के बाहर भी जाएंगे, वो बाद में अलग से, इट्स कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक. तो यहाँ पे बात कर रहे थे हम एक्साइटेशन. व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम अ लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, इट इज रेफर्ड एज एक्साइटेशन एंड दिस न्यू स्टेट इज एक्साइटेड स्टेट. ठीक है, बट यहां पे प्रॉब्लम यह है कि इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिमेन इन द हायर एनर्जी लेवल फॉर ए लॉन्गर टाइम के लिए नहीं रह सकता. सो टेम्पररीली इट रिमेन्स इन दैट स्टेट फॉर सम टाइम, इट कीप्स मूविंग, बट आफ्टर सम टाइम इट कम्स बैक टू द लोअर एनर्जी लेवल. वो अपने ग्राउंड स्टेट को वापस आ जाता है, जहां था वे वापस वहां आ जाता है. तो इसको कहा जाता है डी एक्साइटेशन. ठीक है, तो एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन हमने समझा, राइट. अभी हम समझते हैं कि ये एनर्जी लेवल जो एक्सटर्नल सोर्सेज है एनर्जीज, ये कहां से आते हैं. दिस इज बियॉन्ड योर टेक्स्ट बुक. ओके, हमारी टेक्स्ट बुक्स में कुछ गैप्स है, विल ट्राई टू फिल दोस गैप्स कि एनर्जी कहां से आ सकती है, कि एनर्जी के सोर्सेस आप, कैन यू टेल मी व्हाट आर द डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी. इट कुड बी ए सोलार एनर्जी दैट इज फ्रॉम द सन. ओके, और इट कुड बी अ थर्मल एनर्जी. थर्मल एनर्जी का मतलब होता है एनी रेडिएशंस, थर्मल रेडिएशंस यानी हीट, कोई हॉटर ऑब्जेक्ट से. कैसे, मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा. या फिर अदर देन दिस इट कुड बी रेडियो वेव्स. ओके, रेडियो वेव्स और योर टेलीविजन वेव्स, जो आपके टीवी, रेडियो और आपका जो वाईफाई की जो डेटा ट्रांसफरिंग जो होती है ना, तो इनके रिसीवर सेट्स, एंटीनास, यहां से भी एनर्जी आती है. ओके, जैसे कि हम मोबाइल यूज कर रहे हैं फॉर ए लॉन्गर टाइम, right, that energy transfers into the brain and damages our cells, brain cells, right. So these are the common sources for energies. Okay, इसके अलावा और भी sources है, जैसे कि आपके माइक्रोवेव ओवन्स हैं. ओके, आपके माइक्रोवेव ओवन्स हो गए, और इसके साथ आप ये भी कह सकते हैं कि योर मेडिकल एक्सरे इमेजिंग, सीटी स्कैन वगैरह जो होता है ना, सो मेडिकल इमेजिंग, सो दे आर, आई मीन और भी है, बहुत सारी सोर्सेस है. दीज आर सम ऑफ द सोर्सेस. ओके, जैसे कि आप अगर रिमोट कंट्रोल वाली कार ऑपरेट कर रहे हो, तो देयर इज अ ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम दिस डिवाइस, योर रिमोट, टू द कार, which gives instructions, which makes it to move, which controls it. ठीक है, so we will try to understand each of this कि सोलर एनर्जी कैसे आती है. ये देखिए, as you all know, सन, देखिए पहले मैं, बिफोर गेटिंग इनटू, मैं एक और पॉइंट आपको मैं क्लियर करना चाहता हूं कि एनर्जी एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, एक डिफरेंट एस्पेक्ट है फ्रॉम द मैटर, राइट. बट अगेन दिस एनर्जी इज क्रिएटेड फ्रॉम मैटर ओनली. ये अच्छे से याद रखो, ये एनर्जी फिर मैटर से ही बनती है, राइट. जैसा कि आप वाटर से हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना सकते हो, आप वाटर से कोल जनरेट, यानी कोल को बर्न करके कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, isn't it? यानी कोल अगेन मैटर है, वाटर इज लिक्विड अगेन ए मैटर. उसी तरह सन के अंदर जो गैसेस है, सन के अंदर बेसिकली कौन सी गैस होती है, कैन यू टेल मी समबडी. इट इज हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस, तो इट इज अगेन ए मैटर. तो ये हाइड्रोजन गैस बर्न होती है, तो इनमें एक प्रोसेस होता है, ओके, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन. क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन. बेसिकली फ्यूजन का मतलब होता है कंबाइनिंग. सो यहाँ पे क्या कंबाइन हो रहा है, न्यूक्लियस कंबाइन हो रहा है, किसका, दो हाइड्रोजन एटम्स का. ओके, मानो ये एक हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन, दूसरा अनदर हाइड्रोजन एटम है, ये बोथ आर गोइंग टू कंबाइन. ये दोनों कंबाइन होते हैं, दे कम क्लोजर, और ये दोनों का न्यूक्लियस कंबाइन होता है. ठीक है,
ये देखिए, मानो दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, दिस इज अनदर, ये दोनों कंबाइन होके ये बन जाता है, ये हाइड्रोजन कंबाइन होते हैं, H and H विल बिकम हीलियम, राइट, कि ये दो हाइड्रोजन कंबाइन होके दे फॉर्म अ हीलियम, और ये हीलियम गैस बर्न होती है, ठीक है। सो इसमें क्या हुआ है कि दोनों के न्यूक्लियस जो कंबाइन हुए, न्यूक्लियस के लिए वी यूज द टर्म न्यूक्लियाई, the two hydrogen nuclei within a sun combine to form another atom that is helium, which is again a gas. So अब ये heat during this process, ये process में क्या होता है कि lot of energy is released. देखो हम ये क्यों समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई एनर्जी की सोर्सेज क्या है और ये एनर्जी कैसे जनरेट हो रही है, अगेन मैटर से ही एनर्जी जनरेट हो रही है। सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, इसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है, दो न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे हैं, फ्यूज यानी कंबाइन, दे आर कटिंग टुगेदर during the process and produces helium, और they release a tremendous amount of energy, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं। इसलिए सन is very hot, it's a burning sphere of gases, उसके अंदर गैसेस बर्न होते रहते हैं, तो इतना हॉट होता है, आई होप यू नो इट, कि सन के सेंटर में कोर में टेम्परेचर कितना होता है, आपको आइडिया है? इट इज 1 crore डिग्री सेंटीग्रेड इन द सेंटर कोर पे, और सन की जो पेरिफेरी होती है, जो बाउंड्री होती है, वहां पे उसकी एनर्जी अप्रोक्सीमेटली 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। ओके, बट सन बीन वेरी फार फ्रॉम अस, हार्डली हमारे पास में कितना सन का वो टेम्परेचर हमारे पास पहुंच पाता है कि समवेयर लेस देन 50 में ही होता है। इफ इट्स लाइक 44 45 ड्यूरिंग द पीक समर, इट इज अनबेरेबल, राइट। सो व्हाट आई मीन टू से दैट कि वो जो एनर्जी होती है ना फ्रॉम द सन, जो रिलीज होती है, वो सारे स्पेस में डिसिपेट होती है एनर्जी। यहां पे एक टर्म यूज कर रहा हूं मैं, डिसिपेट, यानी वो एनर्जी स्पेस में फैल जाती है। अब जैसा कि अगर आप अपने दो पाम्स रब करते हो, राइट, एंड यू टच योर हैंड और समथिंग, यू फील द वार्मथ, कुछ देर के लिए रहता, कुछ देर के बाद ये जो हॉट, ये जो हीट एनर्जी थी कहां गई, स्पेस में चले गई, सराउंडिंग स्पेस, तो उसको कहा जाता है डिसिपेशन। तो सन की लाइट जो डिसिपेट हो जाती है स्पेस में, और थोड़ी सी लाइट यानी बहुत छोटी मात्रा में वो अर्थ तक रीच होती है, तो वो जो एनर्जी यहां पे आ रही है, दैट एनर्जी मूव्स और ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, विच इज वी आर गोइंग टू स्टडी इन वेरी डिटेल इन द नेक्स्ट वीडियो। तो वो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस उसको कहा जाता है, ठीक है। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों कहा जा रहा है, हम डिटेल में आगे बढ़ेंगे। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि क्योंकि इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी होती है और मैग्नेटिक एनर्जी भी होती है, ठीक है। एंड दिस एनर्जी is going to move in the form of waves, यूजुअली ये waves के फॉर्म में मूव होती है, राइट। इसका डुअल नेचर होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा, अगर इफ पॉसिबल यहां पे भी बता सकूंगा, यहां पे भी थोड़ा सा बताऊंगा। तो इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसलिए कहा जाता है कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड मैग्नेटिक एनर्जी। फाइन, होप यू आर गेटिंग इट। सो अब ये मैं वेव की कॉन्सेप्ट आपको मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूं कि इसके अंदर जो एनर्जीज आ रहे हैं ना भाई, सो अगेन वो एनर्जीज they move, as I said, they move in the form of a wave. These waves are of different wavelengths. तो ये जो waves होते हैं, ये सब waves की different length होती है, इनकी wavelength different होती है। अब ये wavelength क्या चीज है, देखो ये wave के form में move हो रही है ये energy, right? So wave के कुछ पार्ट्स होते हैं, ये जो अपर पार्ट, ये जो पीक दिख रहा है, ये ऑल्टरनेटिव है, तो ये जो पीक दिख रहा है इसको कहा जाता है क्रस्ट, ओके, क्रस्ट, and this is referred as a trough. Maybe you have learned it in your previous classes. ये alternative है crust trough, ठीक है। और ये वेव की जो हाइट होती है ना, ये हाइट ऑफ द वेव, इसको कहा जाता है एम्पलीट्यूड। क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है एम्पलीट्यूड, ये टेक्निकल टर्म्स है। सो एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक जो डिस्टेंस होता है, या फिर एक ट्रफ से, ये जो नीचे वाला है, ये ट्रफ से ट्रफ तक जो डिस्टेंस होता है, या क्रस्ट टू क्रस्ट होता है, इसको कहा जाता है वेवलेंथ। इसको अगले वीडियो में कुछ हमारे पास स्मॉल फॉर्मूला डेरिवेशन, ये सब भी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, बट मैं यहाँ पे कुछ बेसिक्स बता रहा हूं। इसको कहा जाता है वेवलेंथ, एंड दिस वेवलेंथ इज represented by a symbol, a special symbol of a Greek language which is referred as lambda. ये वेवलेंथ को लैम्डा कहते हैं। अब हम वेवलेंथ को आगे हम पढ़ेंगे, इसका इक्वेशन एंड ऑल। अभी हम वेवलेंथ क्यों पढ़ रहे हैं, द रीजन इज दैट कि अब ये देखिए कि यहां पे इसकी जो वेवलेंथ है और यहां पे जो वेवलेंथ होगी इस पर्टिकुलर वेव की, डू यू थिंक इज इट सेम? क्या ये सेम है? नहीं है ना भाई, ये दिस इज स्मॉलर वेवलेंथ, दिस इज बिट लॉन्गर कंपैरेटिवली, ये ज्यादा वेवलेंथ। तो इस तरह वो जो एनर्जी हमारे पास अर्थ तक जो पहुंच रही है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन,
की फॉर्म में, जो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक एनर्जी, क्योंकि ये दो एनर्जीज वेव की फॉर्म में मूव होती है एक साथ, ओके एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। सो वो एनर्जीज जैसे कि उनके वेवलेंथ डिफरेंट होते हैं, उसमें इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एनर्जीज, उसमें अलग अलग तरह की एनर्जी आती है। उसके वो एनर्जी कैसे डिफर करती है कि वेवलेंथ अलग अलग होती है। मानो कि अगर ये गामा रेज है, you have heard about x-ray, gamma ray, radio waves, have you, I hope you have, okay, ultraviolet rays, infrared rays, so मानो अगर ये गामा रेज है, ठीक है, तो ये गामा रेज है, दे हैव ए शॉर्ट वेव लेंथ कंपेयर टू दिस, एंड लेट्स से दिस इज सम यूवी, ओके, द यूवी स्टैंड्स फॉर अल्ट्रावायलेट रेज, तो इनकी वेवलेंथ इज बिगर देन द गामा रेज, ये गामा रेज से इसकी वेवलेंथ डिफरेंट है। देखो डोंट बी स्केर्ड विद दिस वर्ड, हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मैं जैसे आपको एक एग्जांपल बताना चाह रहा हूं कि ये दोनों वेवलेंथ के लिए मैंने एक रैंडम नेम लिया, तो इसकी एनर्जी अलग होगी, इसकी एनर्जी अलग होगी, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड इट। सो इसको थोड़ा सा पॉज करके ये सारी चीजें नोट कर लेना, मैं क्योंकि बोर्ड आई हैव टू कीप इरेजिंग, क्योंकि मेरे को आपको सारा सा मैसेज आपको कन्वे करना है इसी स्पेस में। तो नाउ आई मीन टू से दैट कि अब ये सोलर एनर्जी जो हमको अलग अलग एनर्जीज आ रहे हैं, सो मोस्टली क्या होता है कि 43% ऑफ द एनर्जी दैट वी रिसीव फ्रॉम द सन इज द विजिबल लाइट, इन द फॉर्म ऑफ विजिबल लाइट। आई टेल यू व्हाट इज दिस विजिबल लाइट, मैं आपको अभी बताने वाला हूं। एंड देन other 50% that we receive is infrared, okay, radiations, and the another 7% is UV, but still it is said कि small traces of इसमें x rays gamma rays भी होते हैं। तो अब ये देखिए कि 43% ये विजिबल लाइट क्या है, इसको हम विजिबल स्पेक्ट्रम के नाम से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये विजिबल लाइट होती है कि जो हमको दिखती है, यानी कि हमारे आईज में जो फोटो रिसेप्टर्स है, आई थिंक यू रिमेंबर आईज, आई मीन लाइक ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में आपने पढ़ा कि आपकी आंख पे अंदर जो चीज होती है जो आपको लाइट को सेंस करती है, कलर को सेंस करती है, डू यू रिमेंबर क्या है वो है रेटिना। ऑन द रेटिना वी हैव समथिंग कॉल्ड फोटो रिसेप्टर्स। क्या होते हैं? फोटो रिसेप्टर्स, इसको सेंसरी रिसेप्टर्स भी कहा जाता है। हमारे पूरे सेंस ऑर्गन्स में हमारे पास कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो एक्सटर्नल एनर्जी को हम जब सेंस कर पाते हैं, जब रिसीव करते हैं तो हम उसको सेंस करते हैं। तो हमारी आंख में जो फोटो रिसेप्टर्स है, फोटो मींस लाइट के जो रिसेप्टर्स हैं, तो इनकी सर्टेन रेंज है। वी कैन नॉट सी बियॉन्ड दैट रेंज। व्हाट वी कैन सी इज कि वी कैन सी only between the 400 nanometers, I'll tell you what is nanometers, to 700 nanometers। ये विजिबल लाइट जो हमको जो लाइट दिखती है भाई, ओके। अब देखो देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच वी कैन नॉट सी। कैन यू सी द मूविंग इलेक्ट्रिसिटी इन द वायर्स? कैन यू सी द एयर? नहीं देख सकते हम, ठीक है, क्योंकि हमारे फोटो रिसेप्टर्स उसको सेंस नहीं कर सकते। एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स, देयर आर मेनी थिंग्स इन द यूनिवर्स, जो मेटाफिजिकल वर्ल्ड में अगर आप देखते हो तो ऐसे कई चीजें जो ह्यूमन बीइंग नहीं देख सकता, बट एनिमल्स कैन सी देम, राइट। देयर आर सर्टेन डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के जो वेव्स होते हैं उसको एनिमल्स देख सकते हैं, बट हम नहीं देख सकते। तो हमारी आंख में जो फोटो रिसेप्टर्स है, जो जितनी लाइट को ये लोग सेंस कर पाते हैं, उसकी रेंज है 400 टू 700 नैनोमीटर्स। ये नैनोमीटर इज द आई मीन द वेवलेंथ, क्योंकि वेवलेंथ की जो हम बात कर रहे थे ना, वेवलेंथ, वेव्स की सिंपल टू अंडरस्टैंड, वेव की लेंथ, वो जो वेव आ रही है इसकी लेंथ। तो ये वेवलेंथ काफी बड़े, कुछ वेवलेंथ जो इतने बड़े होते हैं कि इट्स अप टू किलोमीटर्स, एंड सम आर वेरी 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 स्मॉल, जिसको हम नैनोमीटर कहा जाता है। अब ये नैनोमीटर क्या चीज है कि 1 नैनोमीटर इज 1 मिलियंथ ऑफ अ मिलीमीटर, ठीक है। क्या ये 1 मिलियंथ ऑफ अ मिलीमीटर? देखो मिलीमीटर आप सबको पता है, मिलीमीटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ योर स्केल। अब यूजुअली जो आप स्केल यूज करते हो ज्योमेट्री के लिए कहीं पे भी, तो उसके अंदर छोटा सा यूनिट होता है मिलीमीटर, राइट। सो वो मिलीमीटर, वो जो मिलीमीटर होता है स्मॉलेस्ट यूनिट, इसका अगर 1 मिलियंथ पार्ट आप करते हो, 1 मिलियंथ पार्ट, दैट इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर, वो 1 नैनोमीटर होता है। सो ऐसे कितने नैनोमीटर, यानी इतना छोटा, बहुत छोटा, सो वैसे 400 नैनोमीटर्स टू 700 नैनोमीटर्स के अंदर जो वेव लेंथ है, जो वेव्स की साइज है, हम वो वेव्स को ही देख सकते हैं। इससे भी बहुत छोटी वेवलेंथ वाले भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं जिसको हमारी आंख नहीं देख सकती है। लेट्स से कि अगर हमारे मोबाइल, ओके, सो
ये जो मोबाइल का कम्युनिकेशन होता है, मोबाइल के जो रेडिएशंस होते हैं, ओके, इसमें भी तो एनर्जी है भाई, आपको ट्रांसफर होती है, आपके वाईफाई के रोटर पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, आपका वाईफाई उसको कन्वर्ट करता है, ओके, इनटू डेटा दैट यू कैन हियर और दैट यू कैन सी इट ऑन योर स्क्रीन, ओके। अब आपका वाईफाई कैप्चर कर रहा है आपके रूम में, आप जहां बैठे हो या सब जगह आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, बट यू कांट सी देम, राइट। तो वैसे ही हम, क्योंकि इस आई होप यू अंडरस्टूड कि हम, क्योंकि हमारी रेंज बस इतनी सी है, हम बस इतना ही देख सकते हैं, तो हम जितना देख सकते हैं उसको कहा जाता है विजिबल लाइट। तो सनलाइट जो आ रही है उसमें विजिबल लाइट का परसेंटेज 43% होता है, और इंफ्रारेड रेडिएशंस, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, तो ये 50% होते हैं। इसको हमारी आंख नहीं देख सकती है, ओके, दे आर बियॉन्ड दिस रेंज, ये इस रेंज से आगे है। एक्चुअल सनलाइट के जो रेंज है, ओके, सनलाइट के जो रेडिएशंस है, हमारी रेंज 400 टू 700 है, इट इज 200 नैनोमीटर्स, सो 2500 नैनोमीटर्स इसकी रेंज होती है। तो हम इसमें से सिर्फ एक स्मॉल पोर्शन, 300 वाला पोर्शन, 400 टू 700 हम देख सक रहे हैं, 200 टू 2500 वी कैन नॉट सी इट, ओके। बट दीज इंफ्रारेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है, ये हमारी बॉडी फील कर सकती है, ओके, हम ये गर्मी को महसूस कर सकते हैं, हमारा स्किन फील करता है, इस ये जो सेंसरी रिसेप्टर्स है स्किन के, दे कैन फील इट बट वी कैन नॉट सी इट। उसी तरह अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस मोस्टली सन से जो आते हैं, ओजोन लेयर जो है ना, ये इसको हमको प्रोटेक्ट करता है, बट ड्यू टू पोल्यूशन आजकल ये यूवी रेज, ओजोन लेयर डिप्लीट, डैमेज हो रहा है, एंड यूवी रेज आर रीचिंग ऑन द अर्थ, ठीक है। सो दिस वाज, हम कहां पे आ गए भाई, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात कर रहे थे। तो मैं आपको बता रहा था कि सन के अंदर जब ये न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस होता है, सो इट रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट एनर्जी मूव्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ओके, ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स, अलग अलग वेवलेंथ्स के होते हैं। तो इसमें ये परसेंटेजेस के वेवलेंथ्स है। सो ये एनर्जीज जब अर्थ पे आते हैं, कोई मैटर से इंटरैक्ट करते हैं, सो जैसा कि अब इलेक्ट्रॉन से इंटरैक्ट किया, तो ये एनर्जी है। सो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ओके। एंड दिस इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, इसका यूनिट हम लोग लिखते हैं ईवी, ओके, ईवी इन द सेंस इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सो अब मानो कि यहां पे ये इसको होल्ड करके रखा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बाइंडेड है, और इन लोगों के दोनों के एनर्जीज आर, लेट्स से इट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। अगर इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है, इसका चार्ज लेट्स से इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 EV, ओके। ये नेक्स्ट लेवल का, लेट्स से इट इज 2 EV, एंड द नेक्स्ट इज 3 EV, राइट। सो अभी जो एनर्जी आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी एनर्जी, दोनों एक ही चीज है, दोनों साइमल्टेनियसली, आई मीन इंटरचेंजेबली आप उसको यूज कर सकते हो। सो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो एनर्जी आ रही है, अगर ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है 2 EV एनर्जी, कितनी, 2 EV, तो ऑलरेडी इट हैड 1 EV, सो 1 + 2 कितना होगा, 3। सो अब ये एनर्जी लेवल में नहीं रहेगा वो E1 में, इट विल जंप टू 3 EV, वो 3 EV वाले लेवल पे आ जाएगा, एंड इट विल मूव देयर। अगर मानो कि इंस्टेड ऑफ 2 EV, अगर उसको सिर्फ 1 EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई, तो अभी एनर्जी कैसे अलग आएगी, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ वेव, वेदर इट इज ए विजिबल लाइट से आ रही है, या इंफ्रारेड से आ रही है, यूवी से आ रही है, एक्सरे से आ रही है, माइक्रोवेव से आ रही है, रेडियो वेव से आ रही है, कॉस्मिक वेव, ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा, इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड, ओके। प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स इफ यू वांट टू लर्न अबाउट दिस, इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड, आई विल टीच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो वो एनर्जी कहां से आ रही है, कौन सी वेव से आ रही है, उस हिसाब से ये एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा। अगर मानो उसको सिर्फ एक EV एनर्जी आई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑलरेडी इट वाज 1, सो 1 + 1 हो जाएगा 2, सो इट विल जंप हियर, इट विल मूव इन दिस फॉर सम टाइम, ओके। इसको एक्साइटेड स्टेट कहा जाता है, ये ट्रांजिशन को, ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। बट हियर एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि ये टेम्पररी यहां रहेगा, इट विल जंप बैक टू द सेम स्टेट, ये वापस आ जाएगा अपने सेम स्टेट पे। सो ये वापस जंप करता है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है, तो वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है एक्सटर्नल सोर्स से ये लिया था, ये एनर्जी कहां गई, कहां गई एनर्जी, इट विल रिलीज दैट एनर्जी, वो एनर्जी को लूज करेगा, रिलीज करेगा, और वो एटम के बाहर वो एनर्जी आ जाएगी, ओके। सो वो एनर्जी जो रिलीज होगी, अगेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही होगा वो, ओके। हम आगे पढ़ेंगे उसको इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रल लाइंस, ओके, विच आर लाइक फिंगरप्रिंट्स, आगे के वीडियोस में। इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। आई होप आपको यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा है कि अब हमने क्या देखा यहाँ पे, कि एक्सटर्नल सोर्स, मैंने एक सन के बारे में आपको बताया कि वहां से ये एनर्जी अब्सॉर्ब करेंगे, ओके। जितनी एनर्जी आई, यानी जो वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिस टाइप की थी, वो एक्सरे थी, या फिर यूवी थी, गामा रेस थी, विजिबल लाइट थी, विजिबल लाइट इन द सेंस द 7 विबजियोर वाले कलर्स,
राइट. सो उस हिसाब से ये लोग जंप टू द नेक्स्ट लेवल, remain there for some time, and they come back to the ground state. When they come back again, they release the energy into the space in the form of electromagnetic radiation. Okay, hope you understood it. So we are talking about the external sources की मैं आपको बात कर रहा था, जो हमारी थर्ड पॉइंट है. So ये external sources मैंने आपको सनलाइट बता दी, उसी तरह थर्मल, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर बुक, ये आपकी बुक में है. तो देखो मैं इसको ब्रीफ कर देता हूं और आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं कि इसको कैसे याद रखो. लेट्स से कि आपको विबजियोर के कलर्स याद है ना, विब जी और, ठीक है. अगर मानो एक हॉट रॉड है, एक आयरन रॉड है, एक हॉटर ऑब्जेक्ट, हम बात कर रहे हैं थर्मल रेडिएशंस यानी हीट से. ये तो सन की एलर्जी, सन की मैंने पहले इसलिए रखी क्योंकि इट इज फार सिग्निफिकेंट, द मोस्ट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट वी रिसीव ऑन द अर्थ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी लिविंग बीइंग ऑन द अर्थ, इज द सोलर रेडिएशन, इज द एनर्जी फ्रॉम द सन. चाहे वो प्लांट्स की लाइफ हो या ह्यूमन लाइफ हो या एनिमल लाइफ हो, एवरीथिंग नीड्स अ सोलर एनर्जी. हम थर्मल रेडिएशंस की अगर हम बात कर रहे हैं कि थर्मल हीट, अगर एक रॉड है, आयरन रॉड या कोई भी मेटल रॉड है, इफ वी आर हीटिंग इट, सो इनिशियली इसका कलर क्या होता है, यू नो, सो इनिशियली द फ्लेम इट विल बी रेड इन कलर. अगर ये फर्दर हीट करते गए आप, उसका टेम्परेचर बढ़ते गया, सो फ्रॉम द रेड इट चेंजेस टू ऑरेंज. अब फर्दर और गर्म होता गया, सो इट मूव्स टू येलो, ओके, ग्रीन नहीं होता, देन इट मूव्स टू द ब्लू, ब्लू कलर की फ्लेम हमको दिखती है, राइट. सो आई मीन इन एनी ऑफ द स्टेजेस, ओके, एज दिस इज अ पार्ट ऑफ योर बुक, मैं इसलिए बता रहा हूं कि किसी भी स्टेज में ये हॉटर रॉड क्या करेगी, दिस हॉट रॉड क्या करेगी, इसके अंदर जो एनर्जी है, आई मीन जब ये टेम्परेचर तक पहुंच रही है, ये मैटर है, सो इट विल रिलीज एनर्जी, यहां से एनर्जी, हॉट एनर्जी इससे बाहर आएगी, अगेन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. सो व्हाट दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कैन डू इट, यू नो, कि ये एक हॉट रॉड, ये जो रॉड है, इससे जो एनर्जी आ रही है, इसके सराउंडिंग में जो भी मैटर है, वो मैटर के इलेक्ट्रॉन्स को वो एजेक्ट कर देगी, एजेक्ट, यू नो, एजेक्ट टू इमीडिएटली कम आउट, ओके, यानी कि एक्साइटेड स्टेट में फिर से दोबारा लाएगी, ओके. और कुछ एनर्जी वापस उसके पास एब्जॉर्ब भी होती है, इसीलिए इसके साथ जो नियर बाई जो सराउंडिंग में ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये भी हीट हो जाते हैं, ये भी गर्म हो जाते हैं, इसीलिए, ओके. सो फार वी हैव कवर्ड व्हाट आर द एक्सटर्नल सोर्सेज में. उसी तरह रेडियो वेव्स जो आपके टीवी और वाईफाई या फिर आपके, ओके, एनी अदर रिसीवर सेट से जो आते हैं, माइक्रोवेव ओवन से जो आते हैं, मेडिकल इमेजिंग में आपके जो होते हैं ना, स्कैनिंग्स एंड अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरेज एंड ऑल, तो ये सब भी एक्सटर्नल सोर्सेस है ऑफ एनर्जी, ओके, जहां पे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, एनर्जी का ट्रांसमिशन हो रहा है, ओके, फ्रॉम इनटू मैटर, जो मैटर में आ रही है, मैटर एब्जॉर्ब कर रहा है, फिर उसको दोबारा वापस दे रहा है. अब नाउ कम्स द लास्ट पार्ट, जिसको हम ब्रीफली अभी देखने वाले हैं, इसके लिए स्पेशल वीडियो बनेगी, वो है फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. देखिए, जैसे कि एटम का जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो है प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, जो बेसिक लेवल पे है, तो उसी तरह यानी अगर आप इफ यू आर गोइंग बियॉन्ड प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, जैसे कि हम मैटर की बात करते हैं, मैटर का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, एटम, तो उसी तरह ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो है फोटॉन. क्या है ये, फोटॉन, इसको फोटॉन कहा जाता है. दिस इज द फंडामेंटल स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनर्जी, ठीक है, और इसका डुअल नेचर होता है, ओके, आई मीन इट कंटेन्स एनर्जी, इट कैरीज द एनर्जी, ओके. एंड इसके कुछ ब्रीफ में आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताता हूं कि दिस कैन मूव, ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ए मासलेस पार्टिकल, इसका कोई वेट नहीं है, ओके, इस फोटॉन का कोई वेट नहीं होता, इट इज ए मासलेस पार्टिकल. दैट्स व्हाट इट कैन मूव एट ए स्पीड ऑफ 3 into 10 to the power of 8 meters per second. ये स्पीड से ये एनर्जी मूव होती है, ओके, इन द वैक्यूम. वैक्यूम आपको पता है ना, वैक्यूम यानी स्पेस वेयर देयर इज नो एयर, जहां हवा नहीं होती है, उसको वैक्यूम कहा जाता है, ओके. एटमॉस्फेयर के आप बियॉन्ड जाएंगे तो सारा आपको वैक्यूम ही मिलेगा, तो वहां पे ये फोटॉन्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर जो होते हैं ना, स्मॉल पार्टिकल्स, जैसे हमारी बॉडी में बॉडी के हमारे जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, सेल्स है, उसी तरह सारे मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, एटम्स है, तो उसी तरह एनर्जी का बिल्डिंग ब्लॉक इज फोटॉन. सो दिस फोटॉन कैन ट्रैवल एट दिस स्पीड, इसलिए ट्रैवल कर सकता है, बहुत बड़ी स्पीड है, 10⁻8 100008 zeros into 3, इट्स अ वेरी हाई स्पीड मीटर जस्ट फॉर 1 सेकेंड की स्पीड पे, ठीक है, इसलिए ट्रैवल करता है कि बिकॉज इट इज मास लेस, इसका कोई मास यानी कि मैटर नहीं है, राइट. एंड इट कैन ट्रैवल
थ्रू ऑल द मीडियम्स, ये वैक्यूम से ट्रैवल करता है, उसी के साथ साथ ये किसी भी मीडियम से ट्रैवल कर सकती है ये एनर्जी। जैसा कि अभी मैं बता रहा था आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस फ्रॉम योर मोबाइल फोन्स, जिसको रेडियो वेव्स कहा जाता है, ये आपको वॉल, जो दीवार होती है हमारी, वॉल वॉल से भी ये पास हो सकते हैं ये, ठीक है। ये वाटर में पास हो सकते हैं, यानी आप सबमरीन जो पानी के अंदर होते हैं उनसे आप कम्युनिकेट करते हो, राइट, थ्रू। और उसी तरह आउटर स्पेस में भी ये जाते हैं थ्रू सैटेलाइट, तो ये कहीं भी पास हो सकता है। आई मीन लाइक दे कैन मूव थ्रू वैक्यूम एंड थ्रू एनी अदर मीडियम लाइक एयर, वाटर, ओके, कोई भी मटेरियल से ये लोग जा सकते हैं, राइट। एंड इनका मेन पर्पस क्या है कि व्हाट डू दे डू इज, व्हाट दे आर मेंट फॉर, कि इनका काम है टू ट्रांसमिट एनर्जी, एनर्जी को ट्रांसमिट करना, ओके, यहां से वहां ले जाना। Fine. So I think this is more than enough in this video. We are going to learn about more about it in the next video क्योंकि इसकी लेंथ लंबी हो रही है। So प्लीज मेक ए नोट ऑफ एवरीथिंग आई सेड विच इज देयर ऑन द बोर्ड, और बोर्ड के अलावा मैंने काफी चीजें आपको ओरल बताई जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, इसको नोट कर लीजिए, दिस विल बी वेरी हेल्पफुल। सो हैव अ नाइस डे, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ कंटिन्यूएशन, स्पेशली हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे।